कौन हार्मोन था? एस्ट्रोजन ना, एस्ट्रोजन था। गर्भधारण करने से 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिकाओं गर्भाशय की कोशिकाओं के बाद साथ जुड़ करके जरायु का निर्माण करता है। जरायु के द्वारा जो है ना निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, या गर्भाधान के बाद से लेकर के पूरी गर्भावस्था में 9 से 10 महीने तक जो होता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु द्वारा ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। गर्भावस्था पर क्या नियंत्रण रखता है? रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन या हार्मोन बच्चा के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली या जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चा मां के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके। वो कहता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? कहता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूट करके अलग होने लगता है, जिससे बच्चा के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिससे प्रसव वेदना भी कहते हैं। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था? ये था आपका लोथल से प्राप्त हुआ थी, मोहनजोदड़ो से। कौन था? मोहनजोदड़ो। जान देंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार पाया जाता है। आगे चलते हैं। कांस की नर्तकी मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, माता देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो में पाया गया। जीते हुए खेत का साक्ष्य, आयताकार अग्नि वेदनाएँ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबंगा से पाया गया है। संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ लक्ष्य, कब्रिस्तान 837, समाधान पट्टिका, ये सभी कहाँ? सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पा से, ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। लोथल से मन का उद्योग साक्ष्य, लोथल से मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबा का कूता, फारस की मुहर, द्रबंग बंदरगाह, धान की भूसी आदि मिले लोथल से। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? ये था चांगफिंग। कौन था? वांगचोंग। क्या था? कौन था? पांचाओ। पांचाओ था। कौन था? पांचाओ। कनिष्क के हराने वाला चीनी जनरल पांचाओ था। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, इसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में वे जीत गया था। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक महान शासक था, इसको दूसरा का अशोक भी कहा जाता था। उसने 78 ईस्वी में राजरोहण किया तथा उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। इससे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है 1957 से। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर यानी फिरोजपुर, दूसरा मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीत करके वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कश्मीर को जीत करके कनिष्कपुर नामक बसाया था। बजरंग पुनिया का संबंध कैसे? कुश्ती से है कि? कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके खेल, जैसे कि पीवी सिंधु बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास धावक थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, रवि कुमार दहालिया कुश्ती, भाविना पटेल कुश्ती, भाविना पटेल हो जाएगा आपका पैरा टेबल टेनिस। मनु भाकर निशानेबाज, मीराबाई चानू भारोत्तोलक हैं। अब आगे हैं, फिर से देख लेते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, दीपिका कुमारी तीरंदाजी हैं, हिमा दास धावक हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं, रवि कुमार दहिया जो है कुश्ती का खिलाड़ी है, भावना पाटिल जो है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है, मनु भाकर जो है आपका निशानेबाज है, मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलक है। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। अनुच्छेद 110 के तहत जो है लोक विधेयक धन विधेयक की चर्चा है। आगे है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र होता है। 14 दिनों तक रोक सकती है। आगे चलते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? घास के मैदान हो जाएगा, खेत हो जाएगा। कृत्रिम पारितंत्र कौन हो जाएगा? खेत हो जाएगा। खेत कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद जो था टॉन्सले, आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। समुदाय के जीवों की रचना, कार्य, उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी कहते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव एवं निर्जीव घटक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीव एवं निर्जीव के बीच और संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं अंतर्निहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर जो होता है ऊर्जा और पदार्थ का संचय या बहिर्गमन होते रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच का अंतः क्रिया होता है या प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से घटित होते रहता है। इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधियों का जरूरी नहीं पड़ता है। कृत्रिम परितंत्र। इसमें मानवीय काज को गतिविधि की जरूरत पड़ेगा। यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें प्रौद्योगिकी शामिल होता है जैसे कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय या जलीय होता है। स्थलीय में आ जाएगा आपका वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि स्थलीय प्राकृतिक बलाम। और जलीय में आ जाएगा अलवणीय पता कि अलवण जलीय, सागरीय और संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र। अब कहता है कि कृत्रिम जो हम लोग बनाते हैं जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, खेत पोल्ट्री हो गया, ये सब। अब जान लीजिए अलवणीय होता है तालाब अति कृत्रिम बलाम जो पढ़ रहे थे। अलवणीय में हो जाएगा तालाब, झील, नदी। सागरीय में हो जाएगा महासागर और संक्रमण हो जाएगा एस्चुरी, लेगून आदि। अब आगे कहता है कि सतत विकास तथा अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक जो था ब्रॉन्टलैंड थे। कब? 1987 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। कहता है कि यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं क्रिया का अध्ययन होता है। आगे चलते हैं। आगे है जीव संख्या का पिरामिड सीधे एक उल्टी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल के जीवन भार का पिरामिड सीधा बनेगा जबकि तालाब को क्या बनेगा? पिरामिड उल्टा बनेगा। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है आपका वो जगह आपका तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है ना बीच चिदम्बरम एयरपोर्ट। कौन? BO चिदम्बरम, कहते हैं कि चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोल आदि उत्पादित किया जाता है। कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। प्रमुख बंदरगाह जान लेंगे। कांडला पोर्ट कहाँ है? कांडला कच्छ गुजरात में है। नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। कोलकाता कौन है? इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में। कोचीन बंदरगाह कहाँ है आपका? केरल में वेम्बनाड मोहने पर है। न्यूमूर बंगलोर बंदरगाह कहाँ? मंगलोर कर्नाटक में। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू या नन्हा सेवा बंदरगाह मुंबई में है। पनवेली नवी मुंबई में। मारमा गोवा बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर है गोवा में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह के कामराज एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आगे है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। 21 सितंबर 1943 को। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। कब? 2 सितंबर 1943 को। उत्प्रेरक का काम क्या है? उत्प्रेरक का काम है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना तथा अभिक्रिया की दर को क्या होता है? घटा देना होता है।
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता समय में के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक उत्प्रेरक वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। वो ऐसे उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। आगे वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटाता है, ऋणात्मक जो बढ़ाता है, धनात्मक जो घटाता है ऋणात्मक। अभिकारक की सांद्रता क्या है? अभिकारक की मतलब सांद्रता बोले, अभिकारक की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अभिकारक की दर बढ़ जाती है, घटने पर घट जाती है। अब आगे साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था सदस्य। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारतीय शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज सचिव बर्केन हेड द्वारा की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्य में से एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर पुकारा गया। आगे मुस्लिम यह कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत आया था। आगे है मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने यह कमीशन का विरोध नहीं किया था। अब आगे है मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय मुंबई में। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में चोटिल होकर के लाला लाजपत राय का मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कर दी गई। 1946 के नैनो सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? वो था आपका MS खान। कौन था? MS खान। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ था। 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नई मतलब जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में किया गया था। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की, जिन्हें जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो स्लैग लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं, मतलब हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटिश के समक्ष नहीं। इस नौसैनिक विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो और आदि मेरे नारे लगाए गए। जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज का कैदियों को रिहा करो, ये सभी नारा लगाए थे। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई। धात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा। सोना, चांदी, लोहा धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज उसे कहते हैं जो कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिज का उपयोग जो है धात्विक गुण रखता है। पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व धातु हैं। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत के आधार पर लगाई जाती है। धातु के उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम,
जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मोनेब्डिनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ आदि। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुविक चमक होता है, आघातवर्धता होता है, कठोरता होता है, तन्यता होता है, उष्मा चालकता होता है, विद्युत चालकता होता है, ये सब होता है। ठीक। कहता है कि Na2OH2 में देख लीजिए, Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Zn ग्रेटर CO, Na Mg Zn Cu Ag Au, Na Mg Zn FeCu हो जाएगा। अम्लों के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता। Na एल्युमिनियम, जिंक। धातुओं के कारण हाइड्रोजन। धातुओं के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जिनोन, हीलियम, रेडोन, एकमात्र अधातु ब्रोमीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन, ठोस धातु। आगे बेलाडेला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख उदाहरण हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के कुछ आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी आदि में पाया जाता है। बेलाडेला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील की तरह दिखाई देती है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीम नगर, वरंगल, तमिलनाडु के जिलों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा? उसका है कि महोगनी और रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक 22 डिग्री सेल्सियस ताप अधिक औसत तापमान वार्षिक वर्षा होता है। बरबोन बना तो बात करो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की वृद्धि प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, महोगनी, रेजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनूस, बांस इत्यादि। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इसके लिए वर्षा आवश्यकता 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। प्रमुख वनस्पतियाँ साल, बागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ आदि। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्ककटिबंधीय वनस्पति। नौका दौर किस ऋतु में? जगह केरल का नंबर है। नौका दौर केरल का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौका दौर का सिलसिला पंचकुलम, वल्लम कल्ली अथवा नौका दौर के साथ आरंभ हुआ। यह केरल की सबसे लोकप्रिय नौका दौर है। केरल के अलपुझा जिले में पुनमन बैक वाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौर केरल के बेवकर्स का सबसे बड़ा उत्पाद है। आगे है इस नौका दौर का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौका दौर में चंदन वल्लम और छोटी देसी नौकों की दौड़ एवं अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। कहता है कि अर्नमूला, वल्लम कल्ली या सिर्फ नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। कहता है कि पाइपर नौका दौड़ जो कि सर्फ नौका दौड़ है, अलपुझा में आयोजित की जाती है।